Hey everyone, this is Gaurav here and welcome back to the channel। क्या हाल है भाई आप सभी के। ये वीडियो अपने सारे दोस्तों तक शेयर करो क्योंकि इस वीडियो में मैं करवाने वाला हूँ पिछले कुछ साल में किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, यानी 2017, 2018, 2019, 2020 और 2021, यानी पिछले 5 साल में किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। एक पार्ट मैंने डाला था आज सुबह को, जिसने नहीं देखा है प्लीज जा करके देख लो, और ये वीडियो है नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। तो उसमें कुछ क्वेश्चन बताया गया 5 साल का, और अब इसमें कुछ क्वेश्चन बताया जाएगा कि 5 साल में कैसे कैसे क्वेश्चन आया गया है। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और शुरू करते हैं वीडियो को आज का। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन एंड डिक्रीज इन डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज इन डिमांड में क्या डिफरेंस होता है, ये 3 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है। फीचर्स ऑफ मोनोपोली मार्केट, ये भी 3 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है 2020 का। डिस्कस द एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड का क्या क्या एजम्पशन होता है, ये भी है। डिस्टिंग्विश बिटवीन सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन होता है? सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होता है कि तू नहीं तो कोई और सही, समझ गया ना, बहुत लंबी है जमीन तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब होता है कि मान लो कि चाय के बदले कॉफी है ना, जैसे मान लो अगर चाय का दाम बढ़ गया तो लोग कॉफी पीना ज्यादा पसंद करेंगे क्योंकि कॉफी का दाम तो बढ़ा नहीं है सर, ठीक है। तो वही चीज है सब्स्टिट्यूट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट गुड्स का मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों एक साथ चलने वाला, ठीक है। जैसे कि मान लो कि अगर पेन का दाम बढ़ा हुआ है, पेन का दाम बढ़ा हुआ है और रिफिल का दाम घटा हुआ है, तो क्या लोग क्या करेंगे, रिफिल खरीदेंगे सिर्फ? नहीं, यानी अगर पेन का दाम बढ़ा हुआ है तो पेन का डिमांड भी घट जाएगा और रिफिल का भी डिमांड घट जाएगा। अब कार पेट्रोल, मान लो कार खरीद ली, कार सस्ता में मिल गया, पेट्रोल प्राइस बढ़ा हुआ है, तो क्या कार कार खरीद लेंगे? सिर्फ पेट्रोल भी तो चाहिए। पेट्रोल का अगर प्राइस बढ़ा हुआ है तो कार का भी डिमांड घट जाएगा, पेट्रोल का भी डिमांड घट जाएगा, तो वो है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डीएमयू विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। लॉ ऑफ डीएमयू मैंने पहले वाला पार्ट में बताया है, मैं अभी भी बता देता हूँ। जैसे कि मान लो रसगुल्ला खाने का तीव्र इच्छा है, रसगुल्ला खाने का तलब लगा हुआ है हमको, और जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल हम 4 रसगुल्ला खा सकते हैं, तो जैसे ही पहला वाला खाएंगे और हमको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा, संतोष मिलेगा, दूसरा वाला खाने से क्या उतना ही मिलेगा दूसरा पीस? नहीं सर, जितना पहला में मिला है उससे कम मिलेगा दूसरा वाला में। फिर तीसरा खाएंगे तो उससे भी कम, और चौथा खाएंगे तो ना के बराबर। यानी क्या समझ रहे इससे कि जैसे जैसे एक एक यूनिट कोई सामान का प्लस होते चला जा रहा है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, वैसे वैसे ही जो मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल है, जो संतुष्टि का मात्रा है, जो संतुष्टि का स्तर है, वो क्या धीरे धीरे घटते चला जा रहा है। 6 नंबर देखो, डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये बीओटी का मतलब होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। अच्छा, एक्सप्लेन बैलेंस्ड बजट, सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट। ये 2022 का क्वेश्चन है, ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, समझ गया है, ठीक है। अब देखो, नहीं सॉरी, ये वाला 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, बैलेंस बजट सरप्लस बजट वाला, ठीक है। अच्छा, एक आप लोग कर लेना, एक आप लोग कर लेना, मैं इसमें भी बता देता हूँ। डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक, पहला क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक कर लेना। दूसरा करना व्हाट इज मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर क्या होता है, और एक्सप्लेन द रिलेशनशिप ऑफ मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। मल्टीप्लायर होता क्या है और मल्टीप्लायर और एमपीसी के बीच में क्या रिलेशन है। तो पहला क्वेश्चन क्या कीजिएगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। उसके बाद लिख लीजिए आप लोग व्हाट इज मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर क्या होता है, और एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद ऐड कर लेना। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, क्यों डाउनवर्ड होता है? लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ डीएमयू, ठीक, लॉ ऑफ डीएमयू, फिर नंबर ऑफ कंज्यूमर, प्राइस, ठीक है, ये सब के कारण क्या डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड होता है। 9 में देखो क्या है, व्हाट इज पीसी मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होता है और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। 10 में व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। 11 क्या, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई एंड इंक्रीज इन सप्लाई, ठीक है। 12 में क्या कहा गया, व्हाट इज रिटर्न्स टू अ स्केल। देखो इसमें लिखना डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ स्केल, उसके बाद आप लोग लिखना इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ स्केल, ठीक है, नेगेटिव रिटर्न्स टू अ स्केल, ये सब लिखना। समझ गए बात को लेके? चलो शाबाश। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 का बात करते हैं। 13 में क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन स्टॉक वेरिएबल एंड फ्लो वेरिएबल, यानी स्टॉक और फ्लो, ठीक है। तो स्टॉक का मतलब होता है कोई भी क्वांटिटी को अगर हम लोग पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर करते हैं तो उसको कहते हैं स्टॉक, और फ्लो किसको कहते हैं, अगर कोई भी क्वांटिटी को पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं उसको कहते हैं फ्लो, ठीक है। 14 देखो, व्हाट इज नेशनल इनकम, नेशनल इनकम क्या होता है, ये मैंने पिछले वीडियो में समझाया है।
डिस्कस द मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मेजर करने के कितने मेथड है? तो देखो 3 मेथड है। क्या क्या? एक प्रोडक्ट मेथड, एक आपका इनकम मेथड और एक आपका एक्सपेंडिचर मेथड। प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तो इसके बारे में भी किताब से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन आप लोग को थोड़ा सा हार्ड लग सकता है। व्हाट आर एक्सपोर्ट सेविंग एंड एक्सपोर्ट इन्वेस्टमेंट? देखो एक्सपोस्ट का मतलब होता है ना एक्चुअल, तो एक्चुअल सेविंग और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट की एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है इकोनॉमी में और एक्चुअल में कितना सेविंग हुआ है। तो एक्चुअल सेविंग मतलब क्या? जो भी हम हाउस होल्ड यानी हम लोग, तो जो भी हाउस होल्ड अपना इनकम से बचा करके रखते हैं उसको कहते हैं एक्चुअल सेविंग। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे 16th में क्या है, स्टेट द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का फंक्शंस क्या है? एक कर लेना आप लोग, कमर्शियल बैंक होता है क्या? कमर्शियल बैंक का फंक्शन ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है। 17 देखो, एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी। 2 सेक्टर इकोनॉमी यानी 2 ही सेक्टर होगा, तो इकोनॉमी में 4 सेक्टर होता है अगर ओपन इकोनॉमी है तो, नहीं तो अगर क्लोज्ड इकोनॉमी है तो 3। एक होता है हाउस होल्ड सेक्टर, एक होता है फॉर्म सेक्टर, एक होता है गवर्नमेंट सेक्टर और एक होता है मेरा एक्सटर्नल सेक्टर। ठीक है, तो ये 4 सेक्टर होता है। तो 4 सेक्टर का बात नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ हमको किसका बात करना है? सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड का, सिर्फ 1 मिनट, हाँ, सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड का और मेरा किसका? फर्म का। समझ गए बात को? ठीक है, 18 देखो क्या है, हु आर कंसिडर्ड एज नॉर्मल रेसिडेंट। कोई भी इंसान को या कोई इंस्टीट्यूशन को, कोई संस्थान को या कोई इंस्टीट्यूशन को अगर हमको नॉर्मल रेसिडेंट बताना है कोई कंट्री का, तो कैसे करके बताएंगे? जैसे मान लो कि मैं हूं, अब मैं इंडिया का रेसिडेंट हूं, कैसे करके हूं? देखो 2 कंडीशन होता है। कितना कंडीशन होता है? 2 कंडीशन। सबसे पहला कंडीशन क्या है कि उस इंसान को वो कंट्री में 1 साल या 1 साल से ज्यादा रहना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन, ये पहला हो गया 1 साल या 1 साल से ज्यादा। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि उस इंसान का जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो सेम कंट्री में होना चाहिए। इकोनॉमिक इंटरेस्ट यानी सर कि जिस कंट्री से कमाएगा उसी कंट्री में खर्च करेगा, उसको कहते हैं इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ठीक है, अब देखो व्हाट इज डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट क्या होता है? डिमांड क्या होता है? जब एग्रीगेट डिमांड कम होगा एग्रीगेट सप्लाई से, तो उसको कहेंगे डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है, मैं ऊपर ऊपर कर बता दे रहा हूं थोड़ा थोड़ा करके ताकि आप लोग का आइडिया हो जाए, बेसिक सा आइडिया। ठीक है, 20 में क्या होता है? एक्सप्लेन बीओपी। बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है ना कि एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का। द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन द रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि ऐसा स्टेटमेंट जिसमें कि कितना इंपोर्ट हुआ है, कितना एक्सपोर्ट हुआ है, ठीक है, कितना फॉरेन में इन्वेस्ट किया है, कितना फॉरेन से लोन लिए हैं, ये सब सारा का जो लेखा जोखा होता है, जो अकाउंट मेंटेन करता है, रिकॉर्ड मेंटेन करता है, उसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। और कितना अकाउंट होता है? इसमें 2 अकाउंट होता है। क्या क्या? एक करेंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट में 3 चीज आता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज और करेंट ट्रांसफर। करेंट ट्रांसफर का दूसरा नाम होता है यूनिलैटरल ट्रांसफर, UNILATERAL। ठीक है, यूनिलैटरल ट्रांसफर। कैपिटल अकाउंट में कितना होता है? कैपिटल अकाउंट में हो जाता है इन्वेस्टमेंट और बोरोइंग। ठीक है, और एक आता है आपका ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट जिसमें ओवरऑल बैलेंस रिफ्लेक्ट करता है। ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट गवर्नमेंट मेंटेन करता है। अगर पॉजिटिव बैलेंस आए यानी ऑफिशियल रिजर्व बढ़ रहा है, ओवरऑल बैलेंस अगर पॉजिटिव हो तो, और अगर नेगेटिव बैलेंस आए तो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट क्या? घट रहा है। ठीक है, तो चलो उम्मीद है कि आप लोग को सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यानी 2 वीडियो मिला करके मैंने आप लोग को 40 सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया है। 40 सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना लिया आप लोगों ने, तो काफी हद तक आप लोग का आइडिया हो गया होगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों का कल जो होने वाला एग्जाम है 10 तारीख को और आर्ट्स का 17 को, यानी 10 और 17 फरवरी को जो आप लोग का एग्जाम होने वाला है आर्ट्स और साइंस कॉमर्स का, उसमें किस किस टाइप का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैं कोशिश करूंगा और भी वीडियो अपलोड करने का सब्जेक्टिव से रिलेटेड और ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने सारे दोस्तों के साथ। और जल्दी हम लोग का चैनल को 1K होने वाला है, तो प्लीज स्टूडेंट सपोर्ट कीजिएगा और मैं इसी तरह से कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहूंगा जब तक आप लोग का एग्जाम चल रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।